Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today we are starting the discussion of the question paper of IIT GATE Economics 2024, question paper of 2024, and we are starting from question number 27. First 26 questions are from general aptitude, reasoning, comprehension वगैरह. तो 27th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको. इट सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इन द किनेशियन फ्रेमवर्क इज अडॉप्टेड टू टेम इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी. टेम इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहते हैं. इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए आप ये जानते हैं कि हम अगर एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल कर पाएंगे तो हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाएंगे. एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं. या तो हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी डिप्लॉय करेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ करेंगे. कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस को कम करना होगा या टैक्सेस को बढ़ाना होगा, और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट को मनी सप्लाई को रिड्यूस करना होगा. ठीक है, देखते हैं क्या ऑप्शन हैं. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रख दीजिएगा, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन MCQ होता है, कई बार MSQ होता है. तो जब वो लिखता है ना इज आर मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस पॉसिबल हैं. यहाँ पे इज लिखा है खाली, उसने इज लिखा मतलब एक ही आंसर आएगा. ठीक है, तो कई बार लिखते हैं ब्लैक इज उसमें स्लैश लगा के आर. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं बीच में कई बार. फर्स्ट इज रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. मैंने बताया आपको, अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करती है तो उससे एग्रीगेट डिमांड कम होगा. एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो सर्टेनली डिमांड कम होने से प्राइसेस कम होंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा. तो ए इज़ द राइट आंसर. क्योंकि इस बोले तो एक ही आंसर करेक्ट हो सकता है, ए मिल गया, बाकी इनकरेक्ट है, फिर भी पढ़ लेते हैं. सेकंड इज रिडक्शन इन बैंक रेट. बैंक रेट यानी अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करना चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट कम करने से मनी सप्लाई बढ़ेगी, उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी. इंटरेस्ट रेट जब भी कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से भी डिमांड बढ़ती है. तो ये आंसर नहीं हो सकता है. ठीक है, रेपो रेट भी से भी इंटरेस्ट रेट कम होता है, उससे भी डिमांड बढ़ती है, कम नहीं हो सकता. डी में कह रहा है इंक्रीज इन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स बढ़ने से भी डिमांड बढ़ती है हमारी. एग्रीगेट डिमांड के कॉम्पोनेंट C+I+G+NX. तो अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो भी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से फिर प्राइस बढ़ेगा. हमें तो प्राइस कम करना है, इन्फ्लेशन कम करना है. तो डी भी इसका आंसर नहीं हो सकता. तो ना तो आंसर ए है, ना बी है, सॉरी ना आंसर बी है, ना सी है, ना डी. ओनली ए इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए जी अब 28 पढ़ते हैं ज़रा. इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल GDP एंड ट्रेंड आउटपुट वेरीज. इफ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल GDP एंड ट्रेंड आउटपुट वेरीज इनवर्सली विद द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देन सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड ओकुन्स लॉ. तो सिंपल सी बात है, आउटपुट ग्रोथ रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जो कंपेयर करता है वो ओकुन्स लॉ है. ना तो सप्लाई कर्व है, ना टेलर्स रूल है, ना न्यू किनेशियन फिलिप्स कर्व है. तो ओकुन्स लॉ है, हम जानते हैं इस बात को. सिंपल कंसेप्ट है. तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट पता है तो आंसर पता, नहीं पता तो आंसर नहीं पता. ओकुन्स लॉ के ऊपर डिटेल में लेक्चर्स हैं हमारे. तो अगर आपको ओकुन्स लॉ को लेकर कोई डाउट है तो लेक्चर्स को पढ़िए, देखिए, समझे. ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ. क्योंकि ओकुन्स लॉ एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है. अलग अलग एग्जाम्स के बच्चे भी वीडियो देख रहे होते हैं कई बार, तो बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है ओकुन्स लॉ से. तो ध्यान से पढ़िएगा ओकुन्स लॉ. अब कह रहा है इन द स्टिकी प्राइस मॉडल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, इफ नन ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट हैव फ्लेक्सिबल प्राइसेस देन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल बी. ये क्वेश्चन को पहले पढ़िए और समझिए. कह रहा है इन द स्टिकी प्राइस मॉडल. स्टिकी प्राइस मॉडल मतलब प्राइस फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता है. हम जब एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, वर्टिकल एक्सिस लेते हैं प्राइस और यहाँ लेते हैं आउटपुट, हॉरिजॉन्टल लेते हैं आउटपुट, वर्टिकल लेते हैं प्राइस. प्राइस चेंज ही नहीं हो सकता. प्राइस एक लेवल फिक्स है, यहीं रहेगा. किसी फर्म के पास फ्लेक्सिबल प्राइसेस नहीं है, प्राइस चेंज नहीं हो सकता है. तो क्या चेंज हो सकता है? सिर्फ आउटपुट. यानी एग्रीगेट सप्लाई बनेगी तो कैसी बनेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी. इस प्राइस पे अगर और फर्म्स ऐसी हैं जिनको सूट करता है, जिनकी कॉस्ट इससे कम है, वो अपना आउटपुट बढ़ाना चाहती हैं तो बढ़ाएंगी. और कुछ फर्म्स ऐसी हैं जिनको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, वो अफोर्ड नहीं कर पा रही, चली जाएंगी. तो या तो आउटपुट बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन प्राइस क्योंकि स्टिकी है, चेंज नहीं हो सकता. तो एग्रीगेट सप्लाई कैसी होगी? इट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन. ए इज़ द राइट आंसर, हॉरिजॉन्टल. बाकी तो फिर ठीक है, वर्टिकल नहीं हो सकती, स्टीपर अपवर्ड स्लोपिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्राइस चेंज हो ही नहीं सकता है. स्टिकी प्राइस मतलब प्राइस चेंज हो ही नहीं सकता. तो लाइन जो बनेगी कैसे बनेगी? सिर्फ हॉरिजॉन्टल, और कोई ऑप्शन है ही नहीं. फिर 30 में बोल रहा है क्या, व्हेन ट्रांसफर ऑफ
income happens from not richer individual to not poorer individual, then such transfer is known as regressive transfer। आपने पढ़ा इस बात को, इनइक्वालिटी चैप्टर में हमने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ाया आपको। भाई अगर आप ऐसा करें, नॉट रिचर कौन है? जो पुअर है, उससे लेकर किसको दे रहे हैं? नॉट पुअर, जो रिच है उसको। जो नॉट रिचर है यानी पुअर है, उससे लेकर नॉट पुअरर यानी रिच को दे रहे हैं, तो यानी आप कंसेंट्रेशन रिसोर्सेज की रिचर के पास कर रहे हैं, तो ये रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव नहीं। प्रोग्रेसिव है जो अमीर और गरीब के बीच के डिस्टेंस को कम करता है। आप गरीब से लेकर अगर अमीर को दे रहे हैं तो आप यहाँ पर इनइक्वालिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये रिग्रेसिव ट्रांसफर है। सिंपल सी बात है, ठीक है। डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया, रिग्रेसिव ट्रांसफर इनइक्वालिटी टॉपिक में सबसे पहले डिस्कस किया इसको। नेक्स्ट है 31। In the context of Harris-Todaro model of rural-urban migration, which one of the following is true? देखो यहाँ पे बात ध्यान से पड़ेगा, जब वो बोलता है is मतलब A की आंसर है, कई बार is ऑब्लिक R बोल देता है, तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान से पड़ेगा क्वेश्चन को। सॉरी, 31 में बोल रहे हैं कि हैरिस टोडारो के रूरल अर्बन माइग्रेशन मॉडल को डिस्कस करना है। ए पार्ट में कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट in the urban sector emerges because rural urban migration occurs primarily due to the higher expected wage income in the urban sector। बिल्कुल सही बात है। लोग गांव से शहर क्यों आते हैं? लोग गांव से शहर इस उम्मीद में आते हैं कि गांव में हमको पैसा कम मिल रहा है, शहर में जाएंगे तो हमारी ज़्यादा अच्छी सैलरी होगी, ज़्यादा अच्छी वेज मिलेगी, हमको ज़्यादा कमाई हो पाएगी। इसी उम्मीद में लोग गांव से शहर आते हैं। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वेज शहर में ज़्यादा मिलेगा, इस उम्मीद को लेकर लोग गांव से चलते हैं शहर की ओर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये एक दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन वो इस उम्मीद में चलते हैं। तो ये ए पार्ट तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि उसने इस बोला है तो ए मिल गया आंसर, तो बाकी तो कोई करेक्ट है ही नहीं। फिर भी पढ़ लेते। Unemployment in the urban sector emerges because rural workers migrate to the cities, towns due to expected shortage of unskilled labor in the urban sector। नहीं सर, इसलिए लोग शहर में नहीं आते कि वहाँ शॉर्टेज है वर्कर्स की, इसलिए आते हैं कि उनको लगता है कि वहाँ जाके ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। सी में कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन सेक्टर इमर्जेस बिकॉज रूरल वेज रेट इज इंस्टीट्यूशनली फिक्स्ड बाय लोकल बॉडी। मतलब ये कहना चाहता है गांव में ग्राम पंचायत वेज तय कर देती है और उसी वेज को सबको लेना पड़ता है। ऐसा तो कोई रूल है ही नहीं कि कोई रूरल बॉडी है जो वेज तय करती है। रूरल सेक्टर में वेज इसलिए कम मिलती है, वर्कर्स की डिमांड ही कम है। वहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है। एक काम को जो एक आदमी कर सकता है उसको 5 लोग कर रहे हैं, 4 लोग अनएम्प्लॉयड है, इनको पता ही नहीं है, उनको लगता है हम सब मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम अकेला एक आदमी कर सकता है, मगर उस काम को 5 लोग मिलके कर रहे हैं, तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है। वहाँ पे डिमांड वहाँ पे होती ही नहीं वर्कर्स, इसलिए वेज ज़्यादा नहीं मिलता। तो ये बात भी सही नहीं है कि वहाँ पे कोई वेज फिक्स है, नहीं सर। डी में कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर इमर्जेस बिकॉज अर्बन वर्कर्स माइग्रेट टू द रूरल सेक्टर ड्यू टू हायर एक्सपेक्टेड वेज इन द एडवांस्ड इकोनॉमीज। एडवांस्ड इकोनॉमी थोड़ी जा रहे हैं हम, तो रूरल अर्बन की बात कर रहे हैं, ये तो एक पता नहीं कहाँ की बात कर रहा है। तो बी सी डी तीनों गलत हैं और ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमने अभी कुछ क्वेश्चंस करें, छोटा वीडियो बना लो ताकि आपको जो क्वेश्चन में इशू हो उस क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर पाएँ। इन क्वेश्चंस में अगर कोई भी आपको पॉइंट डिस्कस करना है मेरे साथ, कोई बात समझ नहीं आई है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और जो सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं वो तो डाउट क्लास में आके डिस्कस कर ही सकते हैं, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।